रो रहा है तो चुप कराने के लिए अगर आप स्क्रीन नहीं दे रहे हो तो उसकी आंखें आप खराब कर दे रहे हो। छोटे बच्चे मतलब 8 साल 6 साल मैं उनके चश्मे बना रहा हूँ 12 नंबर के -12 -18। अच्छा, आईवीआर इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा मार्जिन्स कहाँ कमाया जाता है? ये सीक्रेट रिवील कर दो आज आप। हमारी इंडस्ट्री में सक्सेस होने का एक ही टूल है, वो डर है। जितना आप अपने कंज्यूमर को डरा लोगे आप जीत जाओगे। मेरे को लगता है कि पीयूष बंसल साहब ने आप पे लीगल एक्शन तो लिए ही लिए होंगे। तो उन्होंने भेजा अलग अलग कंपनसेशन अमाउंट डाल के भेजा उनकी लीगल टीम ने, किसी में 1 करोड़, किसी में 2 करोड़, किसी 5 करोड़। वी आर डैमेजिंग। आपने पहले कंपनी बनाई कि उन्होंने पहली कंपनी बनाई? तो आई डोंट नो पहले किसने बनाई। लेंसकार्ट ने इतना बड़ा कर लिया, आप लोगों की थर्ड जनरेशन है, आप लोग बड़ा नहीं कर पाया। सर मेरे को भागना नहीं है, मेरे को वो रेस में ही नहीं भागना है। क्यों नहीं भागना है? आईवीआर इंडस्ट्री के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जिसमें कस्टमर को सबसे ज़्यादा लूटा जाता है? इट्स लेंसेज। क्योंकि तो वैभव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। हर फाउंडर का सपना होता है, आपने भी सपना देखा होगा बहुत साल पहले। मैं सबसे पहले आपसे पूछा हूँ lenstrek.com। अब मेरे को लगता है कि पीयूष बंसल साहब ने आप पे लीगल एक्शन तो लिए ही लिए होंगे। आपने पहले कंपनी बनाई कि उन्होंने पहली कंपनी बनाई? अभिषेक जी, ये एक्चुअली टाइम गैप मेरे को पता नहीं किसने पहले बनाई। क्योंकि जब स्टार्ट किया ये सब, मैं 2011-12 की बात है जब मैं स्टार्ट किया सारी चीज़ें। 2013 पे हमने नाम रखने की सोची कि लेंस ट्रैक करते हैं। तो वो करते 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 आई डोंट नो पहले किसने बनाई। ठीक है। हाँ बस मैं काफ़ी छोटा था, 11th-12th। मतलब एक बच्चे के लिए काफ़ी स्मॉल नंबर होता है अगर मैं अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ। अच्छा, आपने 11th-12th क्लास में ही कंपनी की शुरुआत कर दी थी? यस। वाह। काफ़ी लंबे समय तक मैं छुप के कर रहा था हम्म। क्योंकि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। एक बोलना चाहिए ना कि एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड और पारिवारिक परिवेश से अगर कोई आया है तो उसके लिए टफ होता है बिजनेस करना। बिकॉज मेरी फैमिली में थर्ड जनरेशन हूँ चश्मे में। आप थर्ड जनरेशन हो? इट्स नॉट अबाउट कि लेंस कार्ड पहले या हम पहले, पहले हम ही हैं। हाँ। अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा, देख ले। ठीक। वो जैसे होता है ना महाराष्ट्रियों में चश्मा वाला, तो कुछ अलग अलग वाला लगा के वो लोग अपना सरनेम भी चेंज कर देते हैं। राइट। तो अगर वैसा कुछ ऑप्शन होता हम ब्राह्मण्स में, तो हमारी फैमिली का ना सरनेम द्विवेदी की जगह टाइटल चश्मा वाला हो चुका होता। अच्छा, तो थर्ड जनरेशन हो गए तो 100 साल से भी पुरानी हो गई है? 100 साल नहीं बोल सकते आप, फिर भी 60 साल से पुरानी हो 60 चुकी साल है। से पुरानी। तो आई एम द थर्ड जनरेशन इन दिस। और काम करते करते ऐसा था कि ये सब नहीं समझ में आता कौन पहले आया कौन बाद में आया। क्योंकि जब हम काम कर रहे थे, जब मेरे लिए इंस्पिरेशन था, जब मैं आया इंडस्ट्री में उस टाइम टाइटन इज बेस्ट इन आईवीआर। टाइटन आई प्लस पहली एक ऐसी कंपनी है जो ऑर्गेनाइज किया है जिन्होंने आईवीआर इंडस्ट्री को। बिल्कुल सही बात। उससे पहले अनऑर्गेनाइज चल रही थी, हम खुद अनऑर्गेनाइज मार्केट से आए हुए हैं। हमारा एक वैभव ऑप्टिकल, द्विवेदी चश्मा घर, चश्मा भंडार अलग अलग। आज अब यूपी में जाते हैं द बुंदेलखंड एरिया, तो आप 90% स्टोर्स आप ऐसे पाएंगे जो मेरी फैमिली या मेरी फैमिली से रिलेटेड कोई बंदा ऑपरेट कर रहा है। वाह। तो हम इतने पुराने हैं इस इंडस्ट्री में। तो मेरे लिए ऐसा था कि मैं जब बिजनेस करूंगा सोचा, तो मेरे को ऐसा था कि कुछ करते हैं। मैंने बहुत सारी इंडस्ट्री सर्च की। फिर मेरे को फाइनली एक चीज़ समझ में आई कि मेरे फादर जिससे हमारा घर चलता है, मैं इंडस्ट्री चेंज क्यों करूं जब इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम्म। तो पहले जब थर्ड जनरेशन बेनिफिट या एक परिवार की एक बोलते हैं विरासत आगे बढ़ाया जाए, तो मेरे को लगा पहले मैं इसको स्ट्रक्चर कर देता हूँ अपने 5, 10 से 15 साल ना। मैं पूरा इसको डेडिकेटली दे देता हूँ, इसको एक बड़ा स्ट्रक्चर बना देता हूँ। बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर देखते हैं। आइडियाज़ बहुत सारे आते हैं, बहुत से ऐसे आइडिया जिसमें हमने इन्वेस्ट भी कर रखा है। पर मेरा पूरा 90% डेडिकेशन इसमें जाता है, 10% डेडिकेशन डेली पढ़ने में जाता है। तो अगर आप दिन भर की रूटीन की बात करते हैं। पर पहले अपन केस की बात करेंगे कि क्या केस किया। पहले मेरे को ये बताओ कि अपन केस की बात कर ही रहे हैं, तो क्या जब आपने अपना बिजनेस बनाया था, पापा फादर ने, दादाजी ने आपके, तब इतने केसेस हुआ करते थे? ये रिसेंटली डेवलप हुए हैं अभी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर केसेस? एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ना केसेस अभी अभी डेवलप हुए हैं। अब ठीक है, ये सही भी है किसी पॉइंट से करना, शायद हम भी करेंगे कल किसी पे या कोई करता है। पर मैं बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ में दिमाग नहीं लगाता, क्योंकि रीज़न ये है कि पहले डेवलप हो जाए चीज़ें, समझ में आ जाए। आज लेंसकार्ट ने हम पे कभी किसी ज़माने में केस किया, या हम पे अभी किसी कोई और थोड़ा बहुत लीगल चल रहे हैं, या हम किसी पे कर रहे हैं, मायने रखता नहीं है। क्योंकि जब लेंसकार्ट से आए हुए थे लीगल नोटिस कि कैसे होगा, तो नोटिस के आगे वो जा नहीं पाए। रीज़न ये था कि हमारे पेपर्स सॉलिड थे। और
एंड ऑफ द डे उन्होंने भेजा अलग अलग कंपनसेशन अमाउंट डाल के भेजा उनकी लीगल टीम ने, किसी में 1 करोड़, किसी में 2 करोड़, किसी 5 करोड़, दैट वी आर डैमेजिंग। भाई वी आर नॉट डैमेजिंग एनीथिंग। कुछ भी भेज रहे हैं, मतलब ये तो गलत भी है ना एक तरह से, हाँ मतलब कुछ भी अमाउंट नहीं भेज सकते। एक्चुअली लीगल नोटिस एक ऐसी चीज है ना कि आप वो ना कोर्ट तक नहीं होती। आपके पास अगर आपका लॉयर है, अगर मेरे पास मेरा लॉयर है, तो मैं किसी को भी लीगल नोटिस भेज सकता हूँ, किसी को भी लीन डिस्टर्ब कर सकता हूँ। रीज़न ये है कि करना क्या है, किसी को नोटिस भेज दो, नोटिस भेजने के बाद काम खत्म, तो वादी परेशान होगा। किसी शरीफ आदमी को ना आप नोटिस भेज दीजिएगा, जिसको कुछ नहीं पता ये सब। जिस समय मेरे पास नोटिस आया था, मैं 1.5-2 घंटे रोया हूँ। मैं स्टोर पे था, एक कस्टमर डील कर रहा था। एट दैट टाइम आई एम नॉट हैविंग दैट बेस्ट बिग टीम, ये सारे 2 स्टोर थे मेरे। हाँ 2 स्टोर पे केस हुआ था मुझ पे, आप अंदाज़ा मारिए। मतलब केस क्या, मतलब लीगल नोटिस आया हुआ था। और एक तीसरी उस टाइम मैंने फ्रेंचाइज़ दी हुई थी, वही मेरा फ्रेंड था। तो जब वहाँ से नोटिस आई, सारी चीज़ें हुई, तो उसका फ़ोन आया, बोला वैभव मेरे को क्यों नोटिस आया हुआ है? तो उसके बाद फिर मैं चेक किया, तो मेरे एक घर पे नोटिस थी, मेरे दोनों स्टोर्स पे नोटिस थी, मेरे ईमेल आईडी पे नोटिस थी। तो मैं काफ़ी घबरा गया। मतलब इतने बड़े लोग क्योंकि उबर का ख्याल रख लेते हैं ना, इतने बड़े लोग, और फिर वो वहाँ चीज़ें चल रही है। मैं स्टोर से बाहर गया, गाड़ी में बैठा, कोई मतलब शांत एरिया में लेके गया। उसके बाद उसका मैंने पूरा पढ़ा, फिर मैं रो रहा हूँ, काफ़ी रोया। फिर मेरे को 1 दिन 2 दिन सेटल टाइम लगा। फिर उसके उनके लॉयर का फ़ोन आया। मतलब उनका कोई थर्ड पार्टी लॉयर था उस टाइम, क्योंकि वो एट दैट टाइम वो भी इतने बड़े जान नहीं थे। हाँ नहीं थे। तो उनका फ़ोन आया, तो बोला सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं मेरे पास और कुछ नहीं है, मैं लोन लेके मैंने काम किया हुआ है, और मेरे पास तो कुछ नहीं बचेगा, तो आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो वो बोले आप जैसे कर रहे थे वैसे कर लो, आपका वेब ऑप्टिकल था वैसे कर लो, ये कर लो। बोला सर मेरे को लेंस कार्ड से कुछ भी नहीं है, मेरे को तो आई डोंट नो। तो वो काफ़ी डरा है, बोले ऐसा वैसा। मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला ठीक है। फिर मेरे को मम्मी ने बोला, बोले बेटा अगर डर जाएगा आज, तो कल और बड़े बड़े लोग भी डराने आएंगे। तो माई मदर इज़ एवरीथिंग फॉर मी। वो मेरे लिए मेरी मेंटर भी है, मेरी दोस्त भी है। इतनी बड़ी दुनिया में मेरे पास एक ही दोस्त है, वो मेरी मदर है। मैं हर चीज़ शेयर करता हूँ उनसे। तो जब मैं डर जाता हूँ, जब मैं कभी उनको लगता है ना कि अभी हारने वाले मोड में आ गया है, तो वापस स्टैंड करने का काम उन्होंने ही किया है। मतलब मैं जब जब गिरा हूँ, तब तक मुझे खड़े करने का काम उन्होंने किया है। तो आई डोंट तो उन्होंने बस एक ही लाइन बोली थी, बोले डरना मत, जो होगा देख लेंगे। क्या ही लेके चालू किए थे, तो बस। बाकी देयर इज नथिंग लाइक कि लेंस कार्ड दिमाग में था या कभी कुछ, वो लीगल तो दिमाग में था ही नहीं। लेंस कार्ड या लेंस ट्रैक, चश्मा है ना, लेंस वो भी लगा रहा है, लेंस हम भी लगा रहे हैं। उसके पीछे कोई कार्ड लगा रहा है या ट्रैक लगा रहा है या क्या कर रहा है, वो आज लगता है, क्योंकि अब वो बहुत बड़े हो चुके हैं। जब मैं राइट, स्टार्ट किया था 2012-13 में, लेंस कार्ड किसने सुना था? नहीं सुना था। ये तो अच्छा लेंस टर्म है, एक लेंस हाँ कि लेंस, लेंस हो गई लेंस तो एक जेनरिक टर्म है ना। हाँ इट्स अबाउट दिस लेंस। हाँ, तो उसका कोई कॉपीराइट नहीं ले सकता, उसका कोई ट्रेडमार्क नहीं ले सकता। हाँ, उसको उसको कोई नहीं ले सकता। हाँ और अगर आप लेंस ट्रैक नाम की बात करते हैं, तो अभिषेक जी हमने ये स्टार्ट किया था मेरे लिए उस टाइम पे ना। अगर आप 2012-13 की बात करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिच क्लास थिंग। 2012-13 पे एक बच्चे के लिए सबसे बड़ा ब्रांड स्कूल जाने वाले के लिए क्या होगा आपको? कुछ अगर याद हो उस पेरेशन में, कुछ भी फास्ट ट्रैक मेरे को लगता है सबसे बड़ा नाम होगा। राइट, हो सकता है हाँ। फास्ट ट्रैक एक 1000, 1200, 1500 रुपए में एक यूथ के लिए उस टाइम के, इट्स अप्रोचेबल ब्रांड। जो एक एस्पिरेशन था, एक 10वीं 11वीं 12वीं के या 15 16 17 साल के बच्चों के लिए, जो पेरेंट्स ले भी देते थे। राइट राइट। तो मेरे लिए हमेशा वो इंस्पिरेशन, मेरे वो इंस्पिरेशनल ब्रांड था। मेरी पहली ब्रांडेड वॉच फास्ट ट्रैक की रही है। और शायद मेरी भी रही होगी। हाँ, आप 90% हाँ 90% इंडियन की पहली वॉच वही रही होगी, अगर मैं आप बोल सकते हैं। क्योंकि सोनाटा एक ऐसा ब्रांड था जो हम पहनना नहीं चाहते थे, उसको हम बोर हो चुके थे। टाइटन घर वाले लिवाते नहीं थे। हाँ, मैं आपको, आप समझ रहे हैं मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड की बात कर नहीं रहा मैं हूँ, समझ रहा हूँ बिल्कुल हाँ। कि लोग लिवाते हैं। तो फास्ट ट्रैक एक ऐसा था जो दोनों के बीच में आता था। एकदम यंग जनरेशन एंटरप्रेन्योर, यंग जनरेशन को उन्होंने वो काफी अच्छा टारगेट किया टारगेट हुआ कर था। दिया। तो उस समय दिमाग में फास्ट ट्रैक फास्ट ट्रैक फास्ट ट्रैक, अब वो चश्मे में सनग्लास बनाते थे बस। तो मेरे को ऐसा लगता था। और रतन टाटा सर्किल में हमेशा से, मतलब टाटा की सारी जितने जितने उनके प्रोडक्ट्स हैं ना, आप अगर बता देंगे तो मैं उनकी हिस्ट्री बता सकता हूँ। आई एम नॉट श्योर कि मैं 100%, पर मैं बता सकता हूँ। मैं हमेशा से बचपन से, मेरे को लगता है 8-9 से जब मेरे को चीज़ें समझ में आना चालू हुई है ना, तो बस मैं
उनके बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा है कि ये ऐसा होता है, टाटा के अंदर वर्क कल्चर ऐसा है, लोग टाटा के अंदर जाते हैं तो वो इसलिए जाते हैं, अगर पैसे बनाने तो रिलायंस में जाओ, अगर किसी को काम करना है, एक जनरेशनल काम करना है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे नहीं हो तो टाटा से बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो अब यही सुनते सुनते तो बड़े हुए हैं, ये तो सारी चीज़ तो हमारे लिए ऐसा ही था कि ये या फिर उनका प्रोडक्ट फास्ट ट्रैक, तो बस था कि कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा करना है। तो दैट्स हाउ फिर हम जब डोमेन नेम सर्च करना स्टार्ट किया, बिजनेस की भी आज की डेट में जो सबसे पहली चीज़ आती है दैट्स डोमेन नेम, कि अब मिलेगा क्या। तो हमने चश्मा डॉट कॉम डाला, हमने चश्मा वाले डाला, कुछ 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 डालते रहे। फिर बस फास्ट ट्रैक था दिमाग में, ट्रैक के सामने लेंस लगाया और मिल गया, तो फिर वाह। तो मेरे को लगता है कि मेरी 12th क्लास की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही थी, राइट। ये डोमेन मिल जाना। 12th क्लास में अभी सोच रहे थे यार, मतलब बहुत गजब, मतलब कैसे सोच पा रहे थे, मतलब फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड था, सब बिजनेस की बातें करते थे, इस वजह से सोच पा रहे थे, या फिर नहीं आपका कुछ करने का इरादा था? नहीं, इट्स इट्स नॉट अबाउट मेरा, अगर आप इनिशियल डेज देखते हैं तो ऐसा था कि मेरे को पढ़ना है। मेरे दो चाचा हैं या अंकल, व्हाट बेस्ट वी कैन टेल, तो दोनों पापा के जो दोनों छोटे भाई हैं वो यूएस में हैं, तो वो भी इंजीनियर्स हैं और पढ़ के वो यूएस चले गए, तो हमारे घर पे एक ट्रेंड सेट हो गया था। मेरे कजिन्स हैं वो भी पढ़े, सब बाहर जा रहे थे, तो एक था कि भाई पढ़ना है, इंजीनियरिंग करनी है, यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन यूएस में जाके करना है और फिर वहाँ जॉब करना है, फिर एक टाइम पे फिर वापस आएंगे, फिर यहाँ अपना कुछ करेंगे। तो राइट। करना था अपना कुछ एंड ऑफ द डे मेरे को, पर ये था कि पहले उसमें बीच में ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर अमेरिका में जॉब, और वहाँ से वापस आने के बाद फिर कुछ करना था। तो आफ्टर 40 वाला प्लान था मेरा वो आफ्टर 40 से 12th क्लास में कैसे आया, वो उसकी काफ़ी लंबी कहानी है। मैं प्री बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे थे, लास्ट पेपर था मेरे ख्याल से, लास्ट पेपर ही था। तो मैं घर आया, तो घर आने के मैं मम्मी मेरे पर अच्छा बना, मैं बाहर से चीखते चीखते आता हूँ, मतलब गेट के पास है ना, मम्मी मम्मी मेरा पेपर अच्छा बना हुआ है। मैं अंदर आया, कोई अब मम्मी आज रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही, क्या हुआ। तो मैं अंदर आया, देखा माई मदर इज़ क्राइंग, पापा टेंशन में बैठे हुए हैं। तो मेरे को लगा क्या हुआ अचानक से, मैं सब तो सब अच्छे थे। तो मेरे घर पे वही लीगल नोटिस, लेंस का टोले। नहीं इट्स नॉट, तब तब कुछ भी नहीं था, तब मैं स्टूडेंट था, तब मैं 10th क्लास का स्टूडेंट था, रिगार्डिंग सम इश्यूज, इंटरनेट प्रॉपर्टी इशू के कुछ भी। तो वो आप ये समझ के चलिए कि वो उस इश्यूज के चक्कर में मैं देखा, मेरे मेरे पिताजी हमारे घर पे सबसे सीधे व्यक्ति हैं, उन्होंने सब कुछ अपनी ज़िंदगी सब दूसरों के नाम कुर्बान कर दिए। मतलब आज भी उनसे अगर कोई पूछे कि आप जीते क्यों, तो बोलेंगे परिवार के लिए। तो अपने भाइयों के लिए, माँ-बाप के लिए, नात रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए उन्होंने सब कुछ दिया, उन्होंने सब किया। एक नोटिस आया और कि ऐसा-ऐसा है, और जो हमारी एक छोटी-सी एक पापा जिस स्टोर से हम चालू हुआ ना, पापा जो चश्मे का काम करते हैं, वो 10 बाय 12 की दुकान होगी। दैट्स 120 स्क्वायर फीट, जहाँ से आप बोल सकते हैं कि लेंसटेक एक्चुअली स्टार्ट हुआ। तो वेब ऑप्टिकल के नाम से ही है, पर चश्मा जो मेरे ज़हन में है ना, राइट। वो वहाँ से है। तो उस 120 स्क्वायर फीट के शॉप पे केस कर दिया उन्होंने, बोले ये खाली कर दो। छोटी सी दुकान के लिए। हाँ, दे आर अर्निंग गुड हैंडसम अमाउंट मनी इन यूएस और सही चीज़। तो मैं जब आया, मैं देखा, तो मैं बोला, ये क्या हो रहा है। अब होता है कि आप बताए ना, जैसे किसी सीधे आदमी को एक लीगल नोटिस भेज दो, तो उसकी तो दिन रात चैन खराब हो जाता है। हाँ उसका सब खराब हो जाना है यार। तो जब चीज़ें हुई तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं थोड़ी देर पहले बैठा, मैं सेटल आउट किया, फिर द बेस्ट पार्ट वी हैव गूगल, मैंने चेक किया कि ऐसा ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए। तो मुझे ना कुछ अच्छे अच्छे लॉयर्स मिले कि ये लॉयर हैं, तो मैंने देखा कि इस टाइप के केसेस में एक अग्रवाल करके लॉयर थे, मैं भूल गया नाम उनका। तो मैंने साइकिल उठाई, वो घर से कुछ 10-12 किलोमीटर पे होंगे, वो नोटिस की मैंने फ़ोटोकॉपी करवाई, फिर उसको डाला और मैं चले गया उनके दफ़्तर पे। अब मैं दफ़्तर में 1 डेढ़ घंटे बैठा हुआ था, बोले सर आपसे मिलेंगे। तो जब मैं गेट पे एंटर कर रहा था ना, लाइक कि जैसे मैं गेट ऐसा खोला ही हुआ हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ दिखी, 5000 रुपीज़ फॉर एन आवर कंसल्टेशन। मैंने बोला, मैं हाफ पैंट और टी शर्ट में हूँ। हाँ। मतलब अब जब याद करते काफ़ी हँसी आती है, तो मैंने बोला मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैं गेट इतना ही खोल पाया था, हाँ। मतलब लाइक दिस मच, और मैंने बोला बस पैसे नहीं है। तो मैं वापस आने लगा, तो वो शायद सर ने देख लिया होगा, बोले बेटा आओ। तो ही इज़ वेरी काइंड मैन। तो उन्होंने बैठा, सारी चीज़ें सुनी, मैंने उनको बताया ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, पापा बहुत परेशान है, क्या करें। 10th के उस दिन मेरा शायद बचपना जा चुका था। तो
उस 24 घंटे के फेजेस में मैंने जो चीज़ें सुनी, जो चीज़ देखी, जब अपना घर अचानक से बढ़ते देखा, तो समझ में आया कि भाई मनी इज एवरीथिंग, पैसे ही सब कुछ है। पैसा ही सब कुछ है। और फिर चीज़ें, क्योंकि बिना उसके आप कितना ही बोल रहे हैं ना, सारी चीज़ें सर्वाइवल के लिए एंड ऑफ द डे आ जाता है। फिर ऐसा था कि कुछ करना है। तो मेरी पूरी जो जर्नी जो जो जारी थी जहाँ पे कि पढ़ना है, फिर उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर जॉब एट यूएस, सब गया। मैंने कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। फिर दिन भर गूगल सर्च, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कम पैसे में क्या हो सकता है, बड़े पैसे में क्या हो सकता है, कौन सी चीज़ कैसे होती है। और तब से रिसर्च चलते चलते वो चलती रही एंड एंडेड इन लिंस्टेड। तो कितने साल हो गए टोटल अभी? 12 साल, 13 साल, 12 14 साल हो गए। 2012 से अब 2024 गिन लीजिए, इट्स 12 ईयर्स ऑलमोस्ट। तो ये लेंस कार्ड ने इतना बड़ा कर लिया, आप लोगों की थर्ड जनरेशन है, आप लोग बड़ा नहीं कर पाए, आपको ऐसा लगता है कि यार हम लोग नहीं कर पाए, लोगों ने कर लिया, ऐसा कुछ फील आता है? सर मेरे को भागना नहीं है, मेरे को वो रेस में ही नहीं भागना है। क्यों नहीं भागना है? मैंने बोला ना, मेरे को इसको एक विरासत संभाल के ले जानी है, बेच के जाना नहीं है। अब बात समझिएगा, आई एम हाँ। नॉट इन द रेस ऑफ फास्ट मनी। फास्ट मनी और बिजनेस में बहुत बड़ा फर्क है। जब फास्ट मनी होती है ना, उसमें आप पैसे बना लो, कर लो। वो ना, फास्ट मनी मेरे फैट की तरह है। जब मैं डाइट करता हूँ तो थोड़ा जल्दी वेट लूज कर लेता हूँ, और जैसे ही खाने लगता हूँ ना, जल्दी से फैट भी आ जाता है। तो फास्ट मनी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे ही है। तो इट्स नथिंग लाइक, बोले वो अलग नहीं है मेरे फैट से। तो मेरे को बिजनेस बनाना है। बट जब आप भी अपन बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, आपने बोला था कि जब आप पैसा बनाने लगते हो तो अर्ली मनी आता है। अर्ली मनी मतलब थोड़ा जल्दी पैसा आने लग जाता है तो आप बर्बाद करने लग जाते हो। आपके साथ भी ऐसा हुआ था? सर 100%। और सबके साथ होता होगा ऐसा? सर सबके साथ होता है। अगर आप एक 20-21 साल के लड़के को थोड़े हाँ। ज़्यादा पैसे दे दोगे ना, उसकी आवश्यकता से ऊपर, 20-21-22 साल के लड़के को, तो बहुत डिसिप्लिन होगा ना, तो ठीक है। अदरवाइज मैं डिसिप्लिन था, उसके बाद भी दिमाग घूम जाता है। दिमाग और घूमता है उसके बाद फिर, क्योंकि वेन यू रिसोर्सेज ना, रिसोर्स मतलब पैसे अगर है ना, तो आप अभी तक कुछ एक्सप्लोर नहीं किए हो, फिर दिमाग बोलता है यार ये भी एक्सप्लोर, एक ही लाइफ है। व्हाट वी हियर्ड अबाउट फ्रॉम द यू, जब आप अपनी उम्र के लोगों के साथ बैठोगे तो क्या बोलते हैं, मतलब एक 20-21-25 साल के बच्चों की क्या बातें होती होंगी। एक ही लाइफ है, सब करना है, सब एक्सप्लोर करना है। तो वो सब करना है, सब एक्सप्लोर करना है, उस चक्कर में, क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं रहता था कि मैं कभी दोस्ती नहीं कर पाया कभी। मेरी उम्र के बच्चे जिस समय क्या बोलना चाहिए कि खेलते थे, पब्स जाते थे, या कुछ और जगह पे लगे हुए हैं, मैं काम करते रहता था। मुझे ऐसा लगता कि लाइफ मैंने कुछ मिस किया है, मिस किया है, मिस किया है। तो मैंने बहुत मिसयूज भी किया है फिर पैसे का। क्या मिसयूज किया है? मिसयूज मैंने उटपटांग फॉरेन ट्रिप्स ली। मैं बीच में आई स्टार्टेड एल्कोहल। मुझे एक ड्यूरेशन था जब मैं कुछ ज़्यादा एल्कोहलिक हो गया था, और बेफालतू की चीज़ें ले लेना, बेफालतू के सामान खरीद लेना, बेफिजूल शो ऑफ करना अपने दोस्तों में। अब आप एक मिडिल क्लास हो ना, तो आपकी दोस्ती भी वैसी होती है। अब उस बीच में अगर बीच में कोई एक बंदा है जिसके पास पैसे हैं, तो सारे दोस्तों के मजे होते हैं। हाँ। अब मजा आता था मेरे दोस्तों के साथ, मजा आ रहा है यार, मैं थोड़ी पॉपुलैरिटी आ रही है अपने दोस्तों के बीच में, तो मैंने वो भी किए। मतलब आपको पैसे वाला दोस्त समझने लग गए सब कि ये बंदा है, इसके पास पैसे हैं, अब सिगरेट वगैरह इसी से पियेंगे, दारू और इसी से पियेंगे, और इसी के साथ बाइक पे घूमेंगे। बाइक में नहीं, फिर कम तो कार में आ गए थे। मैं 21 साल का था जब मैंने पहली कार ली थी। हाँ। मैं 21 साल का जब मैंने पहली कार ले ली थी। अब मेरे को, अब 21 साल का बंदा जो खुद की कार लिया हुआ है 18-20 लाख रुपए की, अब बताइए वो कितनी मस्ती कर रहा होगा। फुल ऐसे ही कर रहा होगा। हाँ, वो तो ये थी पॉइंट, मतलब तो जब डिसिप्लिन कैसे हुए फिर आप वापस, मतलब कि मतलब इतनी अय्याशी कर ली? मैं ये पूरा ड्यूरेशन कुछ 5-8 महीने का चला। बहुत बढ़िया रहा, कम ही चला। काफ़ी कम चला। मेरे घर पे वॉच था, मम्मी टोकती बहुत थी कि बेटा गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तुम, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तुम। एक गलती हुई मेरे से, जब मेरे को ऐसा होगा कि मेरे को एक मीटिंग में जाना था, मैं नहीं गया, वो ब्रांड चले गया मेरे हाथ से। मैं इंटरनेशनल ब्रांड्स भी डील करता हूँ, तो ब्रांड चले गया मेरे हाथ से। उस दिन मेरे को रियलाइज़ हुआ यार, मैं गलत, एक्चुअली गलत जा चुका हूँ। तो मैं घर आया, आई सरेंडर्ड माई सेल्फ। मैंने मम्मी को सब कुछ बताया। मैं मम्मी, आई स्टार्टेड एल्कोहल, आई स्टार्टेड पार्टिंग, आई एम स्टार्टिंग वेस्टिंग माई टाइम। मैंने गर्लफ्रेंड बना ली है, मैं सिर्फ ऑफिस टाइम में बात भी कर रहा हूँ। मेरे को सबसे निकाल दो प्लीज़। हम्म। आपने आपकी मदर को बोला निकालने के लिए? प्लीज़ मेरे को निकाल दो, मैं गलती कर दिया, एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज़ मारना है मार लो, प्लीज़ निकाल लो, मैं बहुत तंग हूँ। तो उसके उद्देश्य स्टार्टेड गाइडिंग मी। और फिर उसके बाद से फिर मेरे को ऐसा लगा, उसके बाद मैंने कंपनी की अपनी डायरेक्टरशिप भी छोड़ दी। मतलब आप ही कह रहे हो कि ये सब दलदल है एक तरह से? ये दलदल है, ये फैंसी लाइफ जो है ना, तो जो लोग जो इसमें जा चुके हैं, अगर मान लो हमारी बात उन लोगों तक पहुंच जाए,
तो कैसे निकलेंगे इस चीज़ से बाहर? आप कैसे निकले, कैसे निकाला जाए उन लोगों को बाहर? सर मेरे को एक सेल्फ रियलाइजेशन हमेशा है। अब इस चीज़ को समझिए, मेरे माँ पिताजी ने ना अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी है मेरे को और मेरी बहन को पढ़ाना, हमको काबिल बनाना। तो जब मैं उनके कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा ना, मेरे कोई मतलब नहीं है। मतलब इस लाइफ का क्या मतलब है, क्योंकि पहला इन्वेस्टमेंट आप पे किया किसने? आपके माँ-बाप ने किया है। और माँ बाप अपना अपने खून के आखिरी कतरे तक अगर वो जाके मेहनत करके कर रहे हैं, अगर वो अपने बदन पे कपड़े नहीं डाल रहे, बोले मेरे बेटे को इंटरव्यू में जाना है, आज कॉलेज में कैंपस आ रहा है, बेटा नई शर्ट ले आएगा पहन के चले जाना, तो उस समय क्या करना चाहिए? तो मेरे को पता था कि मैं कभी उनके कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को सर खेलना नहीं चाहता या उनकी मेहनत खराब नहीं करना चाहता। तो मैं कोई भी अगर ऐसा करता है तो मेरा एक बार पलट के देख लेना कि घर में जो 2 लोग को आप छोड़े हैं, उन लोगों ने आपको यहाँ तक लाने के लिए क्या कुछ नहीं लगा दिया है। उनकी भी अपनी पर्सनल ज़िंदगी थी। आपके माँ-पिताजी भी शायद ये कर सकते थे जो आप कर रहे हैं अभी। दुनिया इतनी मॉडर्न ठीक-ठाक टाइम पे हो चुकी है कि वो उनको भी मॉडर्न होने का समय मिला था। राइट। नहीं हुए हैं तो कोई कारण होगा। तो आप इतने मॉडर्न ना हो जाएँ कि आप इ स्ट्रेट ऊपर जाते-जाते या फिर ड्रॉप हो जाओ। वैभव जी मेरे को एक बात बताओ कि आईवीआर इंडस्ट्री के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जिसमें कस्टमर को सबसे ज़्यादा लूटा जाता है? और बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री लूट रही है सब कस्टमर को? इट्स लेंसेज़। लेंसेज़। क्योंकि आज की डेट में एक नया प्ले चल रहा है, दैट्स ब्लू कट लेंसेज़। हुँ। ब्लू कट लेंसेज़ की लोगों ने 10 वैरायटी बना दी है। दे चेंज द कोटिंग, बोले जिसमें मैं पहना हूँ ये शायद ब्लू ग्रीन कोटिंग की है। ब्लू कोटिंग है, ब्लू ग्रीन मिक्स कोटिंग है, दैट्स ड्यूल कोट, और फिर प्योर ब्लू कोटिंग आती है, फिर नाइट विज़न कोटिंग आती है। एक्चुअली किसी भी इंसान का एक्चुअल यूज़ समझे बगैर उसको, सर आप ये ले लो, बहुत सारे बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं। इनके प्रोडक्ट ले लो, ये ले लो, आपके साथ ऐसा हो जाएगा, दिस इज़ द प्रोडक्ट, इसको फर्स्ट टाइम इस पर्टिकुलर लेंसेज़ के कैमरे यूज़ किए गए थे मून में। तो आप कह लो यार उसको मून में नहीं जाना, उसको चश्मा चाहिए, उसको दिखना चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि ये बहुत ईज़ी टूल है लूटने का। हमारी इंडस्ट्री में अगर आप हेल्थ केयर देखते हैं, तो हेल्थ केयर पे ना डॉक्टर्स जिस चीज़ को यूज़ करते हैं, हमारी आईवी इंडस्ट्री में भी वही एक टूल है, डर है। डर। हमारी इंडस्ट्री में सक्सेस होने का एक ही टूल है, वो डर है। जितना आप अपने कंज्यूमर को डरा लोगे, आप जीत जाओगे। तो ये टूल बहुत खराब है। जब हम ट्रेनिंग जब हम बनाते हैं सेशन, या जब मैं ट्रेनिंग लेता हूँ या मेरे ट्रेनर्स हैं, हम कोशिश करते हैं कि भाई 500 में उसका काम हो रहा है ना, हो जाने दो। राइट। ये मत करो कि भाई तुम ये फलाना ब्रांड ले लो, ऐसा कर लो। व्हाट वी हैव कि जो उसकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, उसके लेंसेज जो उसको चाहिए उसकी लाइफस्टाइल हिसाब से वो दे दो। उसको बता दो कि सर आप 12 घंटे सिस्टम में बैठ रहे हो, 3 घंटा ड्राइविंग कर रहे हो, आप जिम में जा रहे हो, या जो भी लाइट एक्सपोजर हो रही है थ्रू आउट द डे, अगर किसी अर्बन लाइफस्टाइल का आदमी है उसकी थ्रू आउट द डे लाइट एक्सपोजर अलग होगी। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है या एक बैंकिंग प्रोफेशन है जो 8-10-12 घंटे सिस्टम रहता है, उसकी लाइफस्टाइल अलग होगी। एक बंदा जो स्टूडेंट है, जब बच्चे हैं, बच्चों को ब्लू कट लेंस नहीं लेना चाहिए। बच्चों को ब्लू कट लेंस इसलिए लेना चाहिए, अगर नॉर्मल जो ब्लू कट लेंस हम पहने हैं बच्चों को दे दोगे आप बिलो 12 ईयर्स, उनकी मेमोरी जो है वो खराब हो जाएगी, उनको याद। ब्लू कट लेंस यस है, क्या उनको होता है ये ब्लू कट लेंस जैसे? ये 420 नैनोमीटर्स तक के ब्लू लाइट ब्लॉक करता है, माने रेज ब्लॉक कर देता है। इस चक्कर में देयर इज अ रे जो ब्लू टॉर्कोइज हम उसको बोलते हैं, वो बहुत ज़रूरी होती है आँखों के, अगर हमारी मेमोरी के लिए, हमारी स्लीप साइकिल के लिए। छोटे बच्चे को ब्लू कट लेंस पहना दिए हैं 10-12 साल के, वो इम्पोर्टेंट जो रेज चाहिए वो आ नहीं रही है उसकी आँखों में। अब हम सोच रहे बच्चे को हमारे पढ़ाई में याद क्यों नहीं हो रहा? तो दिस इज व्हाट मास ब्रांड खेल रहे हैं। मुझे मेरे को याद है वैभव जी, है ना, मैं मतलब पहले ऐड तो आते नहीं थे इतने, मोबाइल भी नहीं था, ऐड नहीं आता था, टीवी में भी ऐड ही कम आते थे, इतने ऐड्स नहीं आते थे। तो जैसे चश्मे की बात ही कर रहे हैं अपन इस इंडस्ट्री की, तो जैसे किसी को दिखना कम हो गया तो वो चला जाता था दुकान पे कि यार मेरे को थोड़ा दिखाई कम दे रहा है, तो वो उसको सही सॉल्यूशन देके ठीक कर देते थे। बट आज ये नहीं हो रहा है। आज सबको चश्मा लगाना है। आप विश्वास नहीं करोगे इस बात पे कि मैं ऐड देख-देख के मुझे खुद को एक बार ऐसा हो गया कि मेरे को चश्मा लगाना ज़रूरी हो गया, मेरी आँखें कमज़ोर हो गई है। और मैं सेम डे शॉप पे जाता हूँ वही बड़ी दुकान पे, और वहाँ पे 5 या 6 हज़ार के 3 चश्मे लाता हूँ। 1 दिन पहनता हूँ, उसके बाद कभी नहीं पहनता हूँ। सर रीजन ये है ना कि आपको चश्मे की जरूरत क्या थी? नहीं जी, मैं बता रहा हूँ, मेरे को ऐड देख-देख के ऐसा हो गया।
आपकी आंखें सेल्फ इतनी प्रोटेक्टिव है कि आपको चश्मे की ज़रूरत नहीं है। हाँ। बेफिज़ूल चश्मा ना लगाएँ। हाँ, अब अगर स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज़्यादा है, तो एंटी ग्लेयर एक लेंस आता है, पुराने ज़माने से चलते आ रहा है, बस वो लगा लो, आपका काम हो जाएगा। अगर आप 4-5-6 घंटा सिस्टम में बैठ रहे हो ना दिन भर में, तो 4-5-6 घंटे के लिए एंटी ग्लेयर लेंस से अच्छा लेंस नहीं है। अगर आपका यूज़ मोर देन 6 आवर्स है, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या आपका कोई ऐसा काम है कि आपको 10-12 घंटे बैठना है स्क्रीन में, तो उसे उस ड्यूरेशन ऑफ स्क्रीन के लिए आप ब्लू कट लेंस लगा के बैठ जाओ। इट वर्क्स एज़ अ हेलमेट, आपकी आँखें सेफ रहेगी, तो उसके बाद निकाल के रख दो। बट आजकल तो लैपटॉप भी ऐसे आ रहे हैं ना कि जो रेस को रोक देते हैं, या उससे भी फ़र्क पड़ता है? देखिए बात समझिए, उसमें फ़र्क पड़ता है। हाँ। लैपटॉप वाले वो स्क्रीन को येलो कर देने से उसकी रेज़ ब्लॉक नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाएगी। ठीक है, कम होती कोई भी चीज़ पर उतनी नहीं। आप बात समझिए, ब्लू कट लेंस जिसका एक्सपोज़र 12 घंटे का है ना, 12 घंटा आपके दिन के आधे दिन आपने लगा दिए हैं, उस चीज़ के लिए ज़रूरत है। मैंने बोला ना 5-6 घंटे के लिए ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए ज़रूरत नहीं है, तो देख सकते हैं। और जो बच्चों की आँखें होती हैं, वो अपने आप में काबिल है, वो ब्लू कट लेंस को वाला जो पार्ट होता है, उस फ़िल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। वो फ़िल्ट्रेशन उनकी आँखों में बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। उनकी आँखें ख़राब ना की जाए। मैं तो देख रहा हूँ आजकल स्कूलों में अगर बच्चा अगर बोल दे कि मेरे को लास्ट बेंच पे बैठा हूँ और मेरे को दिख नहीं रहा है, तो उसके अगले दिन चश्मा होता है। नहीं तो बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है, रीज़न ये है। अब बच्चों में ये प्रॉब्लम होने का कारण क्या है? आजकल का जो नई जनरेशन पेरेंट्स है, न्यू जनरेशन पेरेंटिंग जो है, ये बड़ी ख़राब हो गई है। बेटा बच्चा रो रहा है, मोबाइल पकड़ा दो। बेटा खाना खा ले, टैब पकड़ा दो। यार, उसकी बॉडी में अभी डेवलप हो रही है। आप उसको सारी चीज़ों का हाई एक्सपोज़र दे दो, जो आपको आज आपको मेरे को कंप्यूटर का एक्सपोज़र कौन-सी उम्र में मिला होगा? हुँ। आप समझिए, जब हम 15, 16, 17 साल के होंगे, बॉडी एटलीस्ट आँखें तो डेवलप हो चुकी है ना। राइट। उनको अगर 2 साल, 3 साल, 4 साल के बच्चे को खाना खिलाने के लिए या उससे उसको स रो रहा है तो चुप कराने के लिए अगर आप स्क्रीन नहीं दे रहे हो, तो उसकी आँखें आप खराब कर दे रहे हो। आप ये समझिए कि मैं छोटे बच्चे मतलब 8 साल, 6 साल, मैं उनके चश्मे बना रहा हूँ 12 नंबर के, -12, -18। वो मुझको दया आ जाती है कि यार क्या हो रहा है? और ये बच्चा चश्मा पहनेगा कैसे? हाँ, बहुत छोटे-छोटे मतलब 3-3 वो तो इतने 3-3 साल मोटे के देखा लेंसेज़ मैंने। बना रहे हैं, मतलब इन द हाई पावर, दिस इज़ माय कोर एक्सपर्टीज़। अगर किसी का बहुत हाई पावर है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है कि बहुत बड़े ब्रांड छूते ही नहीं है। किसी का अगर नंबर है -20 है, -21 है, -22 है, लोग छूते ही नहीं है। मना कर देते हैं। मना नहीं करते हैं, बोलते हैं ऐसा आएगा, इतना आएगा, हाई-फाई रेट बता देंगे। उनको एक नेवर एंडिंग सॉल्यूशन की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं, जिससे वो आदमी डर जाता है। तो आप ये समझिए कि मेरे रेवेन्यू का 5-8% सिर्फ हाई पावर है। हुँ। जिस भी डोमेन में मैं काम करता हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पैन इंडिया, आई एम छोटे बच्चे टॉकिंग ज़्यादा है इसमें। जिसमें छोटे बच्चे 40% है, 60% एडल्ट। 40% बहुत ज़्यादा नंबर है सर। बहुत बड़ा नंबर है। तो ये चीज़ पेरेंट्स को समझने लायक है कि भाई आपको ना आपकी माँ ने लोरी चुका के सुनाया और चुप कराया, आप लोरी सुना लो, आप मोबाइल ना दो। ठीक है, वो अच्छा लगता है, वो कंट्रोल करो चीज़ों को। 30 मिनट्स, 1 एन आवर इज़ गुड। छोटा बच्चा 8-8 घंटे स्क्रीन में लेके बैठा हुआ, आपको लग रहा है यार यार बच्चा तंग नहीं कर रहा है, बस वो बेड में लेट के ऐसे देख रहा है, उसको सिलिंड्रिकल पावर आ जाएगा। जब आप लेट के तकिए में आप लेट के यूज़ करते हो ना, जब ये पार्ट दबता है, तभी समझिएगा अब आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाली है। अब आपको सबसे पहले सिलिंड्रिकल पावर आएगा। दूसरा इशू, छोटे बच्चे हों या बड़े हों, अगर तकिए में अगर आड़ा लेट के, मतलब एक तरफ का फेस अगर तकिए में दबा हुआ है, लाइक तकिया यहाँ पे है, ये आँख दबती है तकिए पे, इस आँख से एक्सपोज़र ज़्यादा है। और हर आदमी की ना एक तरफ करवट लेने की आदत ज़्यादा होती है। राइट। धीरे-धीरे ये आँख ज़्यादा जो एक्सपोज़र पे है, ये वीक हो जाएगी और ये आँख आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। अब इस चक्कर में क्या होगा, अब आपका विज़न जो है, अब आप ना चश्मा पहनोगे, अब समझ में चश्मा पहनोगे कब? जब ये वाली भी खराब हो रही होगी। क्योंकि जब मेरे अब मैं उतारता हूँ, अगर मेरी ये आँख ज़्यादा वीक है और ये आँख स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे को क्लियर दिख रहा है। मैं कंपनसेट कर जाऊँगा विज़न को। अब धीरे-धीरे पीरियड ऑफ टाइम पे समझ में आएगा कि भाई ये भी चली गई। हुँ। क्योंकि जब मेरे को समझ में आएगा, उससे पहले एक फ़ेज़ और आता है। मेरे करवट बदल चुके आएँगे। आँखों की रोशनी कम पावर ज़्यादा और होना और कम होना क्या रीज़न होता है? सिर्फ़ ये लैपटॉप देखना ही होता है या फिर कुछ खाना-पीना भी होता होगा? या जेनेटिक भी होता है? मतलब क्या रीज़न है इसके पीछे? जेनेटिक होता है। खाना-पीना हमारे खान-पान में कोई बदलाव आया नहीं है पिछले 10, 12, 15 सालों में। अगर आप देखेंगे कुछ बहुत मेजर चेंज नहीं है। हम ऐसी कोई नई चीज़ तो खा नहीं रहे। तो इट्स नॉट लैपटॉप, इट्स लाइफ़स्टाइल। लाइफ़स्टाइल में सिर्फ़ स्क्रीन नहीं है, स्मोकिंग इन्वॉल्व्ड इन दिस, अल्कोहल इन्वॉल्व्ड इन दिस। मेरे कुछ ब्लॉग्स हैं, मैंने लिखा हुआ है। इन द मीन टाइम, टाइम आई विल शेयर यू।
जिसमें स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों आँखों आँखों की विज़न को कितना डैमेज करती है, जो बहुत स्लोली डैमेज करती है, हमको समझ में नहीं आता। तो ये भी इन्वॉल्व है। टोटल ओवरऑल चीज़ें अब ज़रूरत से ज़्यादा जागना, नींद पूरी नहीं करना। जैसे मुझे चश्मा है, उसकी प्रॉब्लम ये है कि मैं 20 घंटे काम करता हूँ, 4 घंटे सोता हूँ, 4 घंटे में नींद बड़ी मुश्किल से आती है। तो मुझे प्रॉब्लम है। आपके लगने का रीज़न आपका जेनेटिक? जेनेटिक नहीं है, मैं मेरे पेरेंट्स को अभी भी चश्मा बिन चश्मे के काम चल रहा है। अच्छा, फिर आपको क्यों लगा? 18 घंटे 20 घंटे हम अपनी आँखों को जला रहे हैं, तो लगना ही है 10-12 घंटे सिस्टम एक्सपोज़र है। हाँ, इस वजह से लगा है। तो इस वजह से आप बोल सकते हो, मतलब हर चीज़ ज़्यादा है मेरी लाइफ में। काम का ड्यूरेशन भी, एक खराब और बर्बाद लाइफ़स्टाइल मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, जिसको मैं हर साल सोचता हूँ कि इस साल का ना एक न्यू ईयर गोल है कि अब जी लाइफ ठीक करनी है, थोड़ा टाइम बैलेंस करना है, वो होता ही नहीं है। क्या है मकसद आप मतलब लाइफ में, मतलब जैसे टाइम को मैनेज करना या फिर अच्छी लाइफ़स्टाइल जीना, क्या है मतलब आपके मायने में क्या रखता है ये? सब मेरे लिए लाइफ में गोल 2 ही चीज़ें, मेरा काम और परिवार। तो वो मेरे पास फुल टाइम है। थोड़ा अपने आप को डिसिप्लिन करना है, बाकी ऐसे एज़ सच कोई बहुत बड़ा गोल नहीं है कि बहुत एम्बिशियस हो जाना किसी चीज़ को। एम्बिशन है, काम करना है, काम अच्छा करना है और स्लो एंड स्टेडी बढ़ना है, ताकि कोई आके हिला ना पाए। अंगद के पैर बनाने हैं, तो वो क्लियर है। हाँ, एक बात करते हैं, जैसे ट्रेडिशनल ऑफ़िस होता है और एक होता है वो स्टार्टअप कल्चर वाला कूल टाइप का ऑफ़िस होता है, ठीक है? आपके यहाँ देखा जाएगा तो शायद ट्रेडिशनल ऑफ़िस होगा, ऑफ़िस ही नहीं है सर, मैंने बहुत ऑफ़िस बनाए, आज तक कोई यूज़ ही नहीं हो पा रहे। तो एम्प्लॉयी भी होंगे? ऑफ़िस में ई-कॉमर्स टीम बैठती है, अकाउंट्स टीम बैठती है, इसके सिवा मेरे हम सभी ग्राउंड पे हैं। मतलब आप मेरे को अगर मेरा ऑफ़िस देखेंगे तो इट्स कार। मैं आपको मैक्सिमम टाइम ट्रैवल पे मिलूँगा या किसी स्टोर पे दिख जाऊँगा आपको, या चीज़ें समझने में, या कोई नए रिसर्च पे अपनी रिसर्च टीम के साथ बैठ जाऊँगा कि क्या करना है, कैसे लेंसेज़ चाहिए, क्या लाइफ़स्टाइल चेंज आ रहा है, क्या नई प्रॉब्लम आ रही है जो हमारे लेंसेज़ सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं थ्रू आउट द डे तो ग्राउंड पे रहता हूँ। 10 बाय 10 के ऑफ़िस से चालू किया था, आज 2000-3000 स्क्वायर फीट के ऑफ़िस बनाए हुए हैं। उस ऑफ़िस के अंदर वो पूरा खाली होता है। मेरे को ऐसा लगता है उसमें क्रिकेट खेल सकते हैं। क्यों नहीं आते लोग? ज़रूरत ही नहीं है हमको। हम टोटली एसेट लाइट चल रहे हैं। मेरे अकाउंट्स टीम बैठती है, ई-कॉमर्स टीम बैठती है। इसके सिवा ऑफ़िस में बाकी लोग करेंगे क्या? हुँ। ई-कॉमर्स टीम है, कस्टमर केयर टीम है, उनका काम है सिस्टम पे और फ़ोन पे वो हो जाता है। अकाउंट्स टीम में बैठ के हिसाब देखना है। बाकी ग्राउंड लेवल वाले बंदे ऑफ़िस में बैठ के करेंगे क्या? कंज़्यूमर मैं एक ही गोल है भाई, जाओ कंज़्यूमर को सुनो, ठीक है सेल्स टीम देख रही है, पीछे खड़े हो जाओ, सुनते जाओ। बोल क्या रहे हैं लोग? प्रॉब्लम क्या आ रही है? कस्टमर की प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? वो मेरे पास लेके आओ। कुछ ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ जाए कि भाई ये तो कुछ नया है, तो मैं लेंसटे की टी-शर्ट डालता हूँ, सेल्समैन बनता हूँ आज भी, और मैं स्टोर पे जाके खड़े हो जाता हूँ। कस्टमर, क्योंकि शायद अब प्रॉब्लम होगी, तो अभी तक के ऐसा था कि मेरे लिए मैं आराम से सेल्समैन बन गया। आप कौन हो सर? अभी अभी काम आया हूँ, जॉइन किया हुआ हूँ, कुछ है तो बताइए ना प्लीज़। कस्टमर सुन रहे हैं, प्रॉब्लम समझ रहे हैं। कभी बन जाए कि हम सर आप क्या है, तो एरिया सेल्स मैनेजर है, कभी कोई पूछे आरएसएम है, बोले सर्विस हेड है। कस्टमर के सामने मेरे को लगता है कि इतने सालों में मैंने एन नंबर ऑफ पोजीशन बनाई है, सेल्समैन, स्टोर मैनेजर, एएसएम, एज अ न्यू पर्सन इन द स्टोर, सिर्फ कस्टमर को समझने के लिए। हुँ। तो आपको क्या लगता है आजकल ये जो 70 घंटे वाला जो रूल चल रहा है कि 70 घंटे 90 घंटे काम करना चाहिए, क्या ये हमारा भला चाहते हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं या फिर नहीं करना चाहिए काम? ये समझिए कि कौन से पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बात हो रही है। काम करना है मतलब पैसा कमाना है, आप ग्रो करना है लाइफ में, उसी के लिए बात कर रहे होंगे शायद। 70 घंटे काम किस आदमी के लिए बात हो रही है? अगर मेरे लिए हो रही है, तो मैं तो पागल हो जाऊँगा 70 घंटे के बाद, करूँगा क्या? मेरे पास मुझे तो पता ही नहीं है। अगर कोई एंटरप्रेन्योर है या कोई स्टार्टअप है, तो उसको अपने 100% में से 200% झोंकना है। तभी वो तो 70 मतलब वो घंटे 70 नहीं 700 घंटे कर रहा हाँ, है। 70 घंटे 80 घंटे ना सोचे वो। अगर कोई एम्प्लॉयी माइंडसेट का है, तो वो 70 घंटे 40 घंटे की जंग लड़ ले। पर आज हम इंडिया में हैं, अगर हम सिर्फ इंडियंस की बात करें, तो देश को चाहिए क्या? बिन रेवेन्यू तो हमारा कुछ होना नहीं है। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर चीख-चीख के बोल रहे 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, 3 ट्रिलियन, कैसे होगा? हुँ। हम अमेरिकन कल्चर या यूके कल्चर फॉलो कर लें, बिना उस पॉइंट को अचीव किए, तो पॉसिबल नहीं है। हुँ। तो फ्रॉम फाउंडर्स या बिजनेसमैन या एम्प्लॉइज़, मैनेजमेंट की टीम हो या लोअर कैडर की टीम हो, हर किसी को बैठ के मेहनत करनी पड़ेगी। ज़रूरत समझनी पड़ेगी। आप जिस यूनिवर्सिटी से सीख रहे हैं ना, आजकल मैंने बीच में भी देखा था व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, तो वहाँ से ना सीखें। दैट्स नॉट अवर थिंग। उनको पता है इंडियंस मेहनत कर रहे हैं, अगर ये सही डायरेक्शन में मेहनत कर लें, तो ये उनका खेल खराब कर देंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जिस टूल में हम ये सीख रहे हैं ना, जब वही हमारा नहीं है, जो हो ही हमारा नहीं तो सही वहाँ हो। से नॉलेज ना लो।
क्योंकि वहाँ पे ये सब उनको वो इसमें भी पैसे बना रहे हैं और आपका दिमाग खराब करके भी पैसे बना रहे हैं। हम इंडियंस मेहनती रहे हैं शुरू से, हम किसान रहे हैं, हम 3 बजे उठ के जाके किसानी करने वाले लोग हैं। ये एक सोल्जर कैटेगरी का माइंडसेट रहा है इंडियंस का, बदलने में लगे हुए हैं। अब इस चीज़ को समझना है, एक वॉरियर माइंडसेट वाले इंसान को अगर बदल देंगे तो उनका फ़ायदा है ना, आपका फ़ायदा क्या है? आप 70 घंटे काम कर लो या 40 घंटे काम कर लो, उसके बाद आप अलाली कर लो तो क्या फ़ायदा? सही बात है, कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद आप करेंगे क्या? अगर आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, आफ्टर 40 आवर्स आप काम करने के बाद आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, तो ठीक है भाई, कर लो। तो पहले तो आप क्लियर कर लो कि आपको ज़िंदगी भर एम्प्लॉयी बना रहना है या खुद का कुछ करना है नहीं, या नहीं करना है। बिकॉज़ मैंने इसीलिए बोला कि ये पूरा कन्वर्सेशन चेक करने लायक है किस टाइप के लोगों के लिए बात हो रही है। राइट। तो ये बड़ा पैसा कम उम्र में कैसे बनाया जाए? सब बना ही ना जाए, नहीं बनाया जाए? बड़ा धंधा कम उम्र में बना लिया जाए। बड़ा पैसा पैसे का यूज़ क्या है? एज़ एन कोई इंडिविजुअल थाईलैंड वाईलैंड आप जाए, थाईलैंड जाओगे बैंकॉक से। सर थाईलैंड वाईलैंड सब जाके देख लिया मैंने। हाँ, सब कुछ किया लाइफ में, क्लियर गोल बता रहा हूँ आपको, कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हर एक चीज़ ना एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद ना इनिशियली मज़ा देगी, उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि वाह! मैं कर क्यों रहा हूँ ये? तो कुछ लोग वापस आ जाते हैं, जैसे हम 5-8 महीने में वापस आ गए। कुछ लोग 5-8 साल बाद जब वापस आते हैं तो कुछ बचता नहीं है और कुछ कभी नहीं आते, वहीं खो जाते हैं। तो नया पैसा, कम उम्र में पैसा, ये सब की ज़रूरत नहीं है। अब बड़ा धंधा क्या कर रहे हो? मतलब आजकल आपने बहुत बढ़िया बात बोली, पर आजकल तो ये लोग बड़े 20 साल की उम्र में 2-4 करोड़पति बन जाऊँ, और बन रहे लोग, तो दिमाग खराब हो रहा है लोगों का कि यार हमने तो बहुत कुछ उखाड़ लिया ज़िंदगी में। सर पिछले 5 साल पे बहुत लोग 20 साल, 18 साल की उम्र में करोड़पति बने हैं। हाँ, मैं खुद भी बना हूँ, मेरे को टेंशन उसकी नहीं है। पर ये बताइए, कहाँ गए? क्या हुआ? क्या किया? कहाँ हैं वो लोग जिनको आज से मैं बीच में एक दिन पढ़ रहा था, किसी का था कि भाई 20 साल की उम्र में ये इसने इतने पैसे कमा लिए या ये हो गए, अब वो गायब है। वो कहाँ है, मेरे को बस ये बता दीजिए। सस्टेन करना और पैसे कमाना में फ़र्क है। आप एक बात बताइए, इंडिया में ना बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, स्टार्टअप्स जा रहे हैं, बिक रहे हैं। आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले भी धंधा रहा, कुछ एक लिमिटेड नंबर सेट ऑफ पीपल करते थे, कुछ लिमिटेड लोग करते थे। टाटा, बिरला, हमारी ज़ुबान में या हमारी बोलचाल में ऐसे ही नहीं है। टाटा, बिरला, अंबानी, अब अडानी जी भी आ गए हैं। हाँ, उसके बाद फिर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लो। कुछ लिमिटेड सेट ऑफ कंपनीज़ हैं जो एज़ अ मैग्नेट काम करती है, भाई तू धंधा बना रहा है, अच्छा है बना ले, सब कर ले। वो करने के बाद एंड ऑफ द डे जाता इन्हीं के पास है ना। आज से 20 साल, 30 साल पहले की बात कर लो, आप आज की बात कर लो या आज से 20-30 साल बाद की बात करना, बिज़नेस यही लोग करते मिलेंगे। आपको शायद ही कुछ 2-4 नए नाम जुड़ेंगे। हुँ। रीज़न ये है, इंडिया में ब्रांड बनता है, स्टार्टअप, ये जो अर्ली मनी की आपने बात की, कम उम्र के पैसे की बात की, लोग बनाते हैं, काम अच्छा करते हैं, अपना 200 नहीं 300% झोंक के बनाते हैं। पर बस जब दिमाग हिल जाता है ना, तो उसको सस्टेन नहीं कर पाते, उसको लेके कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते। जो आपने मेरे को बोला ना कि वो इतने बड़े बन गए आपके साथ वाले, आप स्लो हो गए। सर मेरे को तो मैं अभी बड़ा कर लूँगा, फिर क्या करूँगा? तो ये लोग क्या कर रहे होंगे? सर अपनी कंपनी में माइनॉरिटी होने का मुझे कोई शौक नहीं है। आई एम हैविंग 100% ऑफ माई स्टेक, दोनों मेरे पेरेंट्स के नाम पे 50-50% है। मैं दिन भर काम कर लेता हूँ। पर लोग तो यह बोलेंगे ना कि यार तुम तो पैसा बनाया ही नहीं, तुम तो बड़ा बनाया ही नहीं, तो तुम तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। हैं? ये तो देश की विडंबना है। तुम थोड़ी बनाएगा 4,000 करोड़ की कंपनी जो ऐसी बातें कर रहे हो आज। सर वो 4,000 करोड़ की कंपनी है किसके हाथ पे? किसी इंडियन के हाथ पे है या जा चुकी है, पहले ये बताइए? ये लोगों को नहीं पता है। ये प्रॉब्लम है। वो किसी इंडियन के हाथ में है या वो कंपनी जा चुकी है? फ्लिपकार्ट बहुत बड़ी कंपनी बनी, किसके हाथ में? वॉलमार्ट को दे दी है। नहीं बनाना, मुझे मेरा माइंडसेट ही नहीं है ना, मुझे इतने पैसे बनाने ही नहीं है। पैसे मेरे को उतने बनाने हैं ना जो मैं खुद चला सकूँ, मैं इजीली, मैं धीरे धीरे करना है, इन पीरियड ऑफ 5 ईयर्स करना है, इन पीरियड ऑफ 10 ईयर्स करना है, स्लो एंड स्टडी चलना है। मेरे को करना ही नहीं है ये। बीच में मुझे कहीं से कॉल आया फ्रॉम द इन्फोसिस, इन्फोसिस को एक प्रोजेक्ट आउट हुआ था। 2 ब्रांड है, एक मैं और एक सेकंड ब्रांड और है, कि ऐसा ऐसा है, हमारी रिस्क मॉडलिंग करके दो, डू द रिसर्च कि कैसे होगा, क्या होगा, क्या कर रहे हैं ये लोग, कहीं लेंसटेक आईपीओ तो नहीं ला रहा है, व्हाई द थर्ड फाउंडर एग्जिटेड, वो क्यों, पर कंपनी में काम तो कर रहे होंगे, तो दैट फाउंडर इज मी। तो पेरेंट, मेरे दोनों पेरेंट्स उसमें, मैंने मैंने बोला नहीं यार, अब मैं क्या बताऊँ, मेरे पास तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मैं इनडिसिप्लिन हो रखा हूँ।
मैंने बोला साइन भी नहीं करना मुझे चेक में, ले जाओ भाई कि मुझे अब कुछ भी, अब एक चेक में भी साइन करना है। एंड ऑफ द डे पापा भी के पास जाता है, बोले बेटा ये साइन करने के लिए अकाउंट टीम से आया हुआ है, तो बताइए कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है। तो मैं अपने आप में डिसिप्लिन हूँ, तो मेरा बड़ा छोटा सा कॉल था, बोले वो आईपीओ तो नहीं ला रहे। मैंने बोला, कुछ नहीं ला रहे। तो वहाँ से मुझे हफ्ता भर काफ़ी इन्फोसिस वालों ने परेशान किया। कोई राम बन के फ़ोन कर रहा है, तो कोई श्याम बन के फ़ोन कर रहा है, तो कोई बोले मिल लेते हैं, तो कोई मेरे स्टोर पहुँच जा रहा है, कोई मेरे स्टोर के लोगों को फ़ोन कर रहा है। मैं बोला करो रिसर्च, कर लो सारा रिस्क मॉडलिंग कर लो, समझ में आएगा कि यहाँ सारे बड़े देसी लोग बैठे हुए हैं। तो वो जब हुई सारी चीज़ें, तो मैं काफ़ी हँसा जब मेरे को सब फैक्ट पता चले। मैंने बोला यार 3 साढ़े 3 करोड़ का प्रोजेक्ट तुमने आउट किया था, इसके लिए एक चाय वाला लेते मैं बता देता। वैभव जी एक बात बताइए, अगर आपको चुनना हो मनी, पावर या फ्रीडम, तो क्या चुनोगे आप? फ्रीडम सर, हम फ्रीडम अभी भी पसंद है और अभी भी फ्री रहते हैं। ये दिस इज़ माय फर्स्ट पॉडकास्ट शूट, अब शायद क्या होगा नहीं पता, लेट्स सी। बट फ्रीडम एनी टाइम, बिकॉज मेरे को सीखना पसंद है। मैंने आपको क्लियरली बोला कि अपने में टाइम का 90-80% मैं काम पे देता हूँ, 10-20% बचाता हूँ उससे, ताकि मैं उसमें पढ़ सकूँ। मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे सीखना पसंद है। कौन सी किताब पढ़ते हो आप? सो आई डू रिसर्च इन एआई, मैंने कोर्सेरा की कोर्सेज करते रहता हूँ अभी भी। तो मैं पढ़ता हूँ एक्चुअली पढ़ने वाले मोड में, इट्स नॉट अबाउट बुक्स। बुक्स काफ़ी पढ़ रखी है मैंने, कॉर्पोरेट चाणक्य है, जर्नी ऑफ सीईओ है। आपके हिसाब से सबसे बेस्ट बुक कौन सी है? फॉर मी इट्स चाणक्य नीति। चाणक्य नीति। यस क्यों क्यों क्योंकि आप तो बोल रहे हो मेरे को बड़ा बनना नहीं है, टाइम लेके बनना है, तो चाणक्य नीति क्यों पढ़ रहे हो आप? सर, चाणक्य नीति बड़े बनने के लिए नहीं पढ़ी जाती, हम्म। एक डिसिप्लिन लेने के लिए, सही डिसीजन लेने के लिए पढ़ी जाती है। उसमें कहाँ लिखा है कि इसको पढ़ के बड़े बन जाओगे? फिर तो अभी तक के मेरे को लगता है कि इंडिया में तो कम से कम 2-4 हज़ार बिल गेट्स हो जाते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट कि बड़े बनने के लिए आपको लाइफ में डिसीजन कैसे लेना है, कैसे चैलेंजेस आएंगे, वो बुक में काफ़ी आंसर है। राइट। आजकल मैं लोगों को बोलता हूँ यूथ को, लाइक बीच में मैं अपनी छोटी सिस्टर को बोला, बहन चाणक्य नीति पढ़ लेना। बोले मैं नहीं पढ़ती, लड़कियों के लिए बहुत खराब लिखा है। मैंने बोला उन टॉपिक्स को छोड़ के तो पढ़ लो, बाकी सही है। हाँ। बोले ठीक है, इन धीरे धीरे चीज़ें बदली है, उस समय परसेप्शन अलग होगा, अब अलग है, पर उन टॉपिक्स को तो, बाकी पॉजिटिव चीज़ें तो पढ़ लो। तो नहीं पता, आजकल मैंने देखता हूँ कि न्यू यूथ को चाणक्य नीति सुनते वो चिढ़ मच जाती है। मैं कई दफ़ा मैंने लोगों को बोला, अपने छोटे भाई बहनों को बोला, कजिन्स को बोला, तो वो नेगेटिव रेट करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता क्यों। फॉर मी इज़ द बेस्ट बुक। अच्छा, एक मिडिल क्लास फैमिली से आप आते हो, बिजनेस बनाया, तो बिजनेस में एक मिडिल क्लास फैमिली वाले को क्या चैलेंज आते हैं ज़्यादा? क्या मेजर 3 चैलेंज थे आपकी लाइफ में? सर मेजर 3 चैलेंज, पहला तो ये है कि घर वालों को मना लो। क्योंकि घर वालों को, एक हर मिडिल क्लास फैमिली में एक है कि यार एक स्टेबल माइंडसेट, एक स्टेबल जीवन, एक स्टेबल भविष्य, तो उनको डर लगता है। बिजनेस ना रिस्क के साथ आता है, तो रिस्क लेने के लिए थोड़ा डर लगता है कि भाई ये नहीं करना चाहिए, या बेटा ऐसा मत कर, पढ़ ले, जॉब कर ले। मैंने इस डर के लिए मैंने एक तोड़ खोजा, तो मैंने कॉलेज का एक पेपर ही नहीं दिया। मैं, मतलब मैं इतने बड़े कॉलेज से नहीं हूँ कि इसको ड्रॉप आउट बोला जाए, पर मैंने एक बदमाशी की थी कि मैं पेपर ही नहीं दिया। मेरे घर में बहुत प्रेशर था कि मैं पढ़ाई में अच्छा था, तो तेरे को ये करना है, ठीक है, तूने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, साइड बाय साइड ये चल रहा है, तू ना गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी चालू करते हैं। बोले बेटा घर में एक लाल बत्ती आएगी, कितना अच्छा लगेगा। मैंने वैसा देखा, अरे ये क्या कर रहे हो? लाल बत्ती नहीं चाहिए आपको? लाल बत्ती, अरे वो चाहिए ही नहीं थी, मतलब वो दिमाग कभी गया ही नहीं उस डायरेक्शन में। तो ना ये क्या कर रहे हो अभी, सब तो ठीक चल रहा है, ये क्या बता रहे हो? बोले बेटा सब तो अच्छा चल रहा है, ये धीरे धीरे बड़ा होते रहेगा, तू अब एग्जाम की तैयारी कर ले। फिर बोले मम्मी मैंने डिग्री ही नहीं ली। मेरे को पता था ये हो रहा है, तो मैंने, फिर उसका घर में प्रेशर आया कि बेटा बैक का पेपर है, दे दे, ड्रॉप मतलब तो दे दे, डिग्री तो कंप्लीट कर ले कर ले। बोला मैंने नहीं करनी, मेरे को पता है, मैंने जैसे ही किया, ये बोलेंगे अब तो दुगना काम कर, तो काम भी देख और पढ़ाई भी कर। तो मैंने वो काफ़ी पुरानी बात हो गई, पर मेरे को ऐसा था कि नहीं, तो मैंने कॉलेज की डिग्री छोड़ दी, ताकि घर वाले ये प्रेशर ना बना, बिकॉज मैं पेरेंट्स की बात काटता नहीं हूँ। तो वो बात नहीं काटने के पीछे कुछ कुछ उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। राइट, राइट, राइट। अभी क्या, अभी आप क्या करना चाहते हो? क्या एक्सपेंशन क्या कर रहे हो आप? कहाँ-कहाँ जा रहे हो? कौन सी सिटीज़ में जा रहे हो? एक्सपांशन राइट नाउ, अभी बेंगलोर हम आए इसीलिए थे कि फॉर द बेंगलोर स्टोर। साउथ में वी आर टारगेटिंग वाइजैक, हैदराबाद, बेंगलोर एंड चेन्नई।
नॉर्थ पे जब हम जाते हैं तो नॉर्थ में एनसीआर हमारे काम चालू हो चुका है, और इसको छोड़ के देहरादून इज़ अवर नेक्स्ट टारगेट। तो नॉर्थ में यूपी और हरियाणा के ठीक-ठाक शहर जो हैं, बड़े शहर, उसके स्पेशली उनके टियर 2 में, यूपी में टियर 2 में ज़्यादा फोकस है। अच्छा, आईवीआर इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा मार्जिन्स कहाँ कमाया जाता है? ये सीक्रेट रिवील कर दो आज आप। मतलब 80-90% या 200% तक भी मार्जिन हो। अब वो इस इंडस्ट्री में वो मार्जिन बचा नहीं है, थैंक्स टू द ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर, और हम सब भी उसमें शामिल ही हैं। हमने इंडस्ट्री का वो मार्जिन ख़राब कर दिया है। अब ये इंडस्ट्री 15% मार्जिन में आ चुकी है। पहले कितने पे थी? पहले ये 200% पे थी, इसलिए लोगों को अट्रैक्ट करती थी। 200-300% भी किसी का चले जाए तो कुछ सोचने वाली बात नहीं, पर अब 50% क्रेडिट गोज़ टू अमेज़न। उन्होंने इंडियन दुकानदारों को सर्विस क्या होता है उसकी वैल्यू सिखा दी। क्योंकि पहले ना सर्विस नाम की चीज़ थी नहीं, ले लो सामान चला तो ठीक, नहीं तो फेंक दो। इंडियन बायर भी बेचारे वो ऐसे ही थे, सीधे बायर हैं, इंडिया के बायर सीधे हैं शुरू से। तो कभी वैसा था नहीं, बहुत कम लोग हैं कि दुकान में जाके झगड़ रहे हैं कि भैया कल लेके गए थे सामान ये ख़राब हो गया। तो वो था नहीं, अमेज़न ने चीज़ें धीरे सिखाई, और फिर जब ऑर्गेनाइज़ प्लेयर्स आते हैं तो हम वो सर्विस देना स्टार्ट करते हैं। वो सर्विस और बाकी चीज़ें होते-होते नो मार्जिन इज़ नॉट दैट मच था एक टाइम पे जब पर हम 10,000 रुपए का लेंस इतना क्या भारी, मतलब ऐसे क्या बना रहे हो आप लोग? 10,000, 15,000, 20,000 का लेंस दे रहे हो। मेरे पास तो नहीं है उतने महँगे लेंस। मेरे पास फिर भी 6000 7000 तक के लेंसेज़ हैं। हाँ, बट ऐसे क्या है, मतलब ऐसे क्यों कॉस्ट लगती है उसकी हाई? उसकी इंजीनियरिंग में पैसा, मटेरियल में पैसे नहीं है, मटेरियल में नहीं है। मटेरियल में पैसे नहीं है। अब आप एक बात बताइए, एक लेंस बना रहा है बारहवीं वाला, और एक लेंस बनाने के लिए आपने एक आईआईटीएन को रखा हुआ है। उसकी उसकी जो सैलरी है वो कहाँ एडजस्ट उस करेंगे आप? पे है, तो क्यों है, मतलब मैन इंजीनियरिंग पावर वाले पे को क्यों रख रखा है 12वीं आप पास वाले बस, को इट्स क्यों? इट्स नॉट अबाउट कि मैन पावर, बस हाँ। मशीनरी चेंज्ड है, प्रिसिशन चेंज आएगा लेंस का, उसमें काम करने के लिए एक नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता, मैन पावर चेंज है उसमें। उसके साथ मटेरियल इज़ नॉट दैट सो मच डिफरेंट तो नहीं है, पर फिर भी डिफरेंट मटेरियल यूज़ होता है उसमें। चाइनीज़ जो ब्लैंक होते हैं वो यूज़ नहीं होते, तो जर्मन ब्लैंक और सारी चीज़ें इंडिया में ब्लैंक नहीं बनते हैं, आपको ये बता दूँ। तो वो ब्लैंक की कॉस्ट होगी, जापानीज़ ब्लैंक होगा उसकी कॉस्ट होगी। तो वो ब्लैंक का कॉस्ट है, प्लस के पीछे लगने वाली मैन पावर, एक्सपर्टीज़, उसके पैसे हो जाते हैं। कोई ये देख के पता लगा सकता है कि चश्मा कितने रुपए का पहना होगा? चश्मा कितने रुपए का पहना है, फिर से अगर फ्रेम पार्ट पे आते हैं, तो फिर एसीटेट मटेरियल, एसीटेट, तो आप ये समझ के चलिए कि एक फ्रेम की मैन्युफैक्चरिंग 400 से 600 के नीचे तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं आ रही, लेबर प्लस मटेरियल मिला के। इफ़ इट इज़ टीआर और बेसिक प्लास्टिक और है, तो इट कॉस्ट अराउंड 100 रुपए से 200 रुपए के बीच में। मतलब कस्टमर को तो पता नहीं चला, खराब मटेरियल भी दिया जा सकता है इसमें तो। हाँ, वही चीज़ बताने वाला था आपको। एक एसीटेट जो 400 रुपए से 600 रुपए के बीच का है, वो एक टीआर मटेरियल का यूज़ करके, उसको पॉलिश करके, उसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ा के एसीटेट जैसा बनाया जाता है। क्या बिना लूटे कोई बहुत बहुत बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है? क्या बिना फ्रॉड किए कोई बहुत बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है? सही सही आंसर देना। सर अगर मैं उस पैरामीटर में सक्सेस हो जाऊँगा तो पहला एग्ज़ाम्पल मिल जाऊँगा आपको। बिकॉज़ हमने लूटा नहीं अभी तक, हम अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं की है। हाँ। अनएथिकल प्रैक्टिस इसलिए नहीं क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि हेल्थ केयर पे है, लूटना नहीं है। हम 700 साढ़े 700 रुपए में एक काफ़ी हाई ग्रेडेड ब्लू कट लेंस दे देते हैं, अगर जब ब्लू कट की बात करें, जो एक्चुअली 88% अपर कैप में मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है, 88% वो ब्लॉक करता है, बाकी वो 12-15% वो अलाउ करते हैं मेरे सारे लेंस, जो ज़रूरी होता है मैं जिन रेज़ की बात कर रहा था आपसे। एक लास्ट क्वेश्चन सर आपसे। जी। एक यूथ को जिसके अर्ली मनी आ गया है, बचना चाहता है, कैसे बचे? स्टार्ट कैलकुलेटिंग योर लॉसेस। सबसे पहले कि आप भाई पैसे लगा कहाँ रहे हो, एंड 1 हफ्ता उनको रोक के आप उसको किसी सही जगह इन्वेस्ट कर लो, रिटर्न समझ में आ जाएँगे। तो पहला तो यहाँ, अगर वो बिज़नेसमैन है एक्चुअली, तो बिज़नेसमैन नफ़ा नुकसान देख के शायद रुक जाना चाहिए। अब बिज़नेसमैन को बिज़नेस की समझ नहीं है, तो एक दफ़ा अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लो, या अपने लाइफ पार्टनर से डिस्कस कर लो कि भाई ऐसा-ऐसा कर रहा हूँ और या कर रही हूँ, ये प्रॉब्लम है, शायद आप वहाँ रुक जाओ। या तीसरा, आपको कोई बचाने का ऑप्शन है नहीं, बिकॉज़ आपको कोई गाइड कर नहीं पाएगा उस टाइम। बिकॉज़ अर्ली मनी जब दिमाग ख़राब करता है ना, तो समझ भी ख़राब कर देता है, समझ भी आना बंद हो जाती है लोगों की बातें। एक और सवाल मेरे आ रहा है, मेरे को जीएसटी वाला बात बता दो, जब आपने जीएसटी ऑफिसर को गालियाँ निकाली थी। सर इस टॉपिक पे मतलब बहुत लंबी बात नहीं करनी चाहिए, पर ठीक है, वी आर गेटिंग टॉर्चर्ड, वी आर गेटिंग ह्यूमिलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, तो ये गड़बड़ है। अब बात समझिए, अगर आपकी सारी चीज़ें सही हैं, तो हर डिपार्टमेंट में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, या बेफालतू टॉर्चर कर रहे हैं। अगर आप
गवर्नमेंट का काम क्या होता है? डायरेक्टली आके फाइन इम्पोज कर देना, या उस चीज पे पहले हमको सिखा देना। आप सिखा दो ना पहले। अगर आपने कोई लॉ चेंज किया है, कोई नई चीज लाई है, तो सिखा दो ना। सीधा किसी की जाके कॉलर पकड़ के डरा धमका क्यों रहे हो? आप सिखा दो। राइट। तो एक आदमी कितने देर झेलेगा? एक बार, दो बार, तीन बार, कहीं ना कहीं तो फटेगा ना। क्योंकि बात समझिए, मेरे पास कहीं चोरी के पैसे तो नहीं है, मैं कहाँ तक लाके दूं? अगर इन द बुक्स है तो चलिए ठीक है, आउट ऑफ द बुक्स कहीं कोई डिमांड है तो वहाँ कैसे मैनेज होगा? तो मेरी गवर्नमेंट से हमेशा एक ही चीज़ नाराज़गी है और रहती है कि आप इंडिया को 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हो, प्लीज़ पॉलिसीज़ को भी वैसा कर दो कि बन जाए। हाँ। आप स्टार्टअप ओरिएंटेड काम करो, आप बिजनेस ओरिएंटेड काम करो, आप बिजनेस को प्रमोट करो ना। आप माइक में बस मत बोलो प्लीज़, मतलब आप सिर्फ माइक में आके मत बोलो कि ऐसा कर ऐसा कर। आप एक बार ग्राउंड लेवल पे बैठो और जाके चेक करो कि एक्चुअली चीज़ें हो रही है कि नहीं। आपने बोल दिया 10 लाख का लोन ले लो, बैंक में जाके 10 लाख का लोन इतनी आसानी से मिल जाता तो क्या बात थी? चप्पलें घिस जाती है आज भी। ग्राउंड लेवल पे काम नहीं, जीरो एकदम। ग्राउंड लेवल पे काम ज़ीरो है। आप क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ कि पहले से थोड़ा ईज़ी हुआ है, 2014 के बाद चीज़ें ईज़ी हुई है, पर आज भी उतनी ईज़ी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी। सीजीटीएमएससी का एक लोन होता है, 2-3-4% लेके गवर्नमेंट अनसिक्योर्ड लोन दे देती है। सर मैं बोलता हूँ कोई लेके दिखा दो, कोई नहीं ले कोई सकता। कोई लेके दिखा दो प्रॉपरली। मान लो कोई पॉडकास्ट में बोल दो कि यार मैंने लिया है लोन, ऐसा देख दो, कमेंट में डाल दे हमारे कमेंट बॉक्स में कि मैंने लोन लिया है। आई वांट टू नो हाउ, आई वांट टू नो हाउ। बिकॉज मेरी मेरी जो टीम है, मेरे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जब सारे लोग काम करते हैं तो उसके जो पैरामीटर्स है, लोन लिया है, मैं समझ गया कैसे लिया है, बस ये बता दो भाई प्लीज़। क्योंकि आप इस चीज़ को समझिए, अगर इतना ईजी होता है, ठीक है, तो बहुत से स्टार्टअप फंड क्रंच में मर जाते हैं, बिजनेस बहुत अच्छा होता है, वो प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत से स्टार्टअप फ्रंट के जो बिक जाते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं होती। और हमको ना बड़े बड़े यूनिकॉर्न्स नहीं चाहिए, हमको एक एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो 20-25 लोग का एटलीस्ट पाल सके। इतनी भी अगर इंडिया में ना हर शहर में ऐसे 50-50, 100-100 यूनिट्स बन जाएं या बिजनेस फर्म्स बन जाएं, तो आप समझिए कितना डेवलपमेंट हो जाएगा। क्या लगता है, इंडिया इंडिया डेवलपिंग बन रहा है आपके हिसाब से एज ए बिजनेसमैन? चीज़ें सुधर रही है या चीज़ों की हालत और ख़राब होते जा इसको रहे मैं हैं? परसेंटेज पे टर्म करूँ तो शायद ज़्यादा इजी होगा मेरे लिए। इट्स 20%, ठीक है, 80% अभी भी ज़रूरत है काम करने की। ग्राउंड लेवल काम करने की ज़रूरत है, माइक छोड़ के काम करना स्टार्ट करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी, पॉलिटिशियंस को भी, अगर ये हो जाए तो शायद हम काफ़ी चीज़ें ठीक कर देंगे। टैक्सेशन पॉलिसीज़ में एक बार चीज़ें देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके के टैक्सेशन पॉलिसीज़ है, मेरे को नहीं लगता कि ये एक डेवलपिंग कंट्री में होने चाहिए थे। आप सपोर्टिव टैक्सेशन लो, जिस टाइप के टैक्सेशन ये लेते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 40-42% मेरे चले जाते हैं। 40 to 40% नहीं सर, 80% है वो। तो आप इसी को समझिएगा, 42% में आपको बता दें, जैसे 100 रुपये आया, 40 रुपये चले गए एक्सपेंस में, 40-42 रुपये चले गए टैक्स में, मेरे पास बचा क्या? मैं अपनी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। हर एंटरप्रेन्योर सरकार के लिए जॉब कर रहा है। हाँ, तो मेरा बड़ा बड़ा प्रॉफिट लेके कौन लेके चलेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके चली गई, ठीक, प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके बेनिफिट दे दो ना भाई हाँ। कुछ। पहला हमको टॉर्चर करना बंद कर दो, ठीक है, मत डराओ, मत धमकाओ, थोड़ी कुछ हेल्थ वेल्थ पे दे दो, कुछ इंश्योरेंस वगैरह देख लो, कुछ कुछ तो दे दो कि हमको भी लगे कि चल भाई इतना कुछ दिए तो कुछ चवन्नी आ गई है, तो हम चवन्नी में खुश हो जाएंगे। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो। काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके। मेरे को भी काफ़ी मज़ा आया। एक मिडिल क्लास फैमिली से आके बिजनेस बनाना, इट्स नॉट ए इजी जॉब। बहुत हार्ड वर्किंग होता है, स्ट्रगलिंग होता है, चीज़ों को संभालना पड़ता है, क्योंकि नई नई चीज़ें सीख रहे होते हो। तो इट्स वेरी वेरी ग्रेट थिंग यू हैव अचीव्ड इन लाइफ। हम चाहते हैं कि आप और आगे बढ़ें, और जब हम भी बढ़े, आप भी बढ़े, तो एक बार पॉडकास्ट और करें। पक्का पक्का विष्णु। थैंक यू सो मच सर।